नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बस थोड़ी देर में, अब से ठीक 30 मिनट बाद देश का सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे। पूरे देश की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, राजनीतिक पार्टियां बेसब्र हैं, इंतजार कर रही हैं। सबसे बड़े सैंपल साइज पर आधारित हमारा एग्जिट पोल सबसे विश्वसनीय होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट। एग्जिट पोल दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी चुनाव में सभी पार्टियों का फोकस कुछ खास चेहरों पर बना हुआ था। बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेन को लीड किया तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी चुनावी रैलियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी का पूरा चुनावी कैंपेन सिर्फ राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही रहा। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनावी कैंपेन को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लीड किया। इसमें उनका बड़ा साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव ने दिया। डिंपल यादव ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की और काफी पसंद की गई। बीएसपी में मायावती के अलावा कोई और चेहरा चुनाव प्रचार के दौरान फोकस में नहीं था। हम आपको बताएंगे कैसी बयानबाजी हुई, उस पर हम तमाम अपने गेस्ट से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता जी हैं, जो लंबे समय तक हमारे साथ बने रहेंगे। राजीव त्यागी जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। प्रमोद जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रकाश पांडे हैं, सीनियर एडिटर। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और मेरे साथ रितु सिंह जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की सिंपैथाइजर हैं और उससे वो काफी हद तक उसकी बात वो यहां पर करने वाली है कि बीएसपी का क्या होने वाला है इन चुनाव के अंदर। लेकिन हम आगे बढ़े, हम आपको वो बयान दिखाएं जिसने उत्तर प्रदेश के चुनाव को बदला, परिवर्तित किया या एक हद तक ध्रुवीकरण किया। क्या है वो बयान, आइए देखते हैं। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बार के चुनाव में इस कसाब से मुक्ति पाले। मैं फिर से बोलता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है ये। जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। लोगों के एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूं अखिलेश जी, मोदी पे हमला करो समझ सकता, भाजपा पे हमला करो समझ सकता, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? और मैं हैरान हूं, ये आपकी जातिवादी मानसिकता, ऊंच नीच का भाव देखने वाली मानसिकता, ये पशु में भी ऊंच और नीच का भाव देखने लग गई। गधा आपको इतना बुरा लगने लग गया।
तो सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार ऐसे बयानों की जरूरत क्यों पड़ी, चाहे गधे वाला बयान हो, चाहे कसाब वाला बयान हो, या फिर कब्रिस्तान और शमशान वाला बयान हो। इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज हुसैन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अलका लांबा जो कि जाना पहचाना चेहरा है दिल्ली की पॉलिटिक्स का, आम आदमी पार्टी की विधायक है, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। शहनवाज हुसैन जी, मेरा सीधा सवाल आपसे कि आखिर कसाब, आखिर शमशान और कब्रिस्तान, और आखिर गधों का मसला, गधों का मसला आपने नहीं उठाया लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन मुद्दों के आसपास आखिरी दौर में चुनाव क्यों टिक गया, विकास से चलते चलते ये कहां आ गए हम? देखिए, अमित शाह जी ने अपने भाषण में ही कहा था कि कसाब का मतलब गलत मत निकालना, क से कांग्रेस, सब से सपा, ब से बसपा। हमारी नियत तो आप अपने विरोधियों को क्या एक आतंकवादी से कंपेयर करेंगे जो पाकिस्तान से आया है? आप अपने राजनीतिक विरोधियों को क्या एक आतंकवादी के नाम से संबोधित करेंगे जो पाकिस्तान से आया है? क्या हम अपनी डिक्शनरी से क हटा दें, स हटा दें, ब हटा दें, यानी हिंदी का व्याकरण बदल दें क्योंकि क से कसाब होता है? तो हमने अगर रेफरेंस दिया तो रेफरेंस था, अपने ऊपर क्यों लगाया? दूसरी बात आपने प्रधानमंत्री जी की पूछी। प्रधानमंत्री जी ने कहा बराबरी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग बराबरी चाहते हैं। उन्होंने कहा कब्रिस्तान के लिए भी पैसा जाए तो शमशान के लिए भी जाए, होली में हो तो दिवाली में भी हो। इसमें यही तो है सबका साथ सबका विकास, बराबर एक नजर से। लेकिन आपकी नजर अगर फिरकों में बांटकर देखती है, आपका नजरिया जैसा है तो हमारी बात भी वैसी लगती है। हमने तो सही नजरिए से, सही मन से कहा, लेकिन जो दूसरे नजरिए के लोग हैं उनको लगने लगा कि शायद हमने इसमें कोई भेद किया है। अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते कहीं पर काम करता था तो मैं देखता था कि कब्रिस्तान की बाउंड्री हो रही, तो शमशान में भी भागलपुर में मैंने एक बहुत बड़ी लाइट लगाई, और मुझे उसकी रोशनी में, क्योंकि लोग परेशान होते थे, पूरे इलाके के लोग वहां आते थे और वहां पर शमशान था तो लगा अंधेरा है। मैं गया किसी के संस्कार में, तो नियत यह थी कि सबका काम करना है, सबकी फिक्र करनी। तो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा, तो इसमें कहां सांप्रदायिकता आ गई? अगर आपकी नजर में ही सांप्रदायिकता का चश्मा चढ़ जाएगा तो हमारी हर बात आप पाकिस्तान और सांप्रदायिकता से जोड़ कर लेंगे। हमने कभी बांटने की कोशिश नहीं की, न करेंगे। राजीव त्यागी जी, जवाब संक्षेप में। बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि आज हम लोग बाग एग्जिट पोल पर डिस्कशन करेंगे। एग्जिट पोल निश्चित रूप से संशय और उत्तेजना दोनों देते हैं। संशय ये कि क्या हम हारेंगे, क्या हम जीतेंगे, हारेंगे तो क्यों हारेंगे, जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे, और उत्तेजना ये रहती है तो क्यों जीतेंगे कोई थोड़ी देखता है, जीत गए हरा रखेंगे, जीतेंगे। क्या हम शमशान की वजह से जीते, क्या हम कब्रिस्तान की वजह से जीते, या हम विकास के मुद्दों की वजह से जीते? तो निश्चित रूप से ये चलो तो जीत के होली खेलेंगे। बहुत देखिए, थैंक यू फॉर दैट। इसका मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, पार्टीज को जो चुनाव लड़ी है। अब मैं शहनवाज भाई का जवाब देता हूं। उस पर रितु सिंह जी भी हैं। भ से भारत, जय से जलाओ, प से पार्टी। भारत जलाओ पार्टी, क्या हम भ ज पा को क से निकाल दें? नहीं निकाल सकते, अक्षरमाला से नहीं निकाल सकते। तो हमारा कहना यह है कि भारत जलाओ पार्टी बहुत झूठी पार्टी जो है, उसको निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जवाब मिलेगा। और मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं बहुत सम्मान करता हूं शहनवाज भाई का, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और प्रखर नेता हैं देश के। कभी भी किसी की तुलना राजनीतिक पार्टी की किसी आतंकवादी से नहीं हो सकती। ये बहुत ही डिरोगेटरी रिमार्क था, क्योंकि वो खुद तड़ीपार हैं, उनकी मानसिकता खुद के नाम से अपराध की है। और खुद जब जो व्यक्ति तड़ीपार रह चुका हो, जिसपे 302 के मुकदमे हो, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करेंगे? वो बरी हो चुके उन तमाम मामले। नहीं, अब वो मुकदमे की बात नहीं कर सकते, बरी बात तो नहीं ना, मानसिकता नहीं बदलती है। देखिए अब जैसे किसी भी व्यक्ति, चाणक्य ने कहा, मैंने तो नहीं कहा, चाणक्य ने कहा कि प्रत्येक जाति के गुण अवगुण हमेशा रहते हैं, ठीक उसी व्यक्ति से प्रत्येक व्यक्ति ठीक है। शहनवाज जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, मुझे अपने 2 रिपोर्टर के पास चलना है, इन्हीं बयानों पर प्रतिक्रिया लेनी है। मैं फिर आपके पास आऊंगा। सीधे चलते हैं सुमित चौधरी के पास, और सुमित चौधरी के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं
एक और करस्पॉन्डेंट, उनसे भी हम बात करेंगे, अमित भारद्वाज, हम उनसे पंजाब की बात करेंगे 5:15 बजे के आसपास। लेकिन सबसे पहले सुमित, आप वेस्टर्न यूपी के अंदर गए, क्या आपको लग रहा था कि पहले फेज में चूंकि बीजेपी पीछे रही, इसके चलते उसने उसके बाद के फेजों में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की? मुसलमानों का रुख किसकी तरफ था, समाजवादी या बीएसपी? देखिए, शुरुआत में जब भी हमने देखा, हम वेस्टर्न यूपी गए हों, तब ऐसा कोई भी बयान किसी बड़े नेता की तरफ से बीजेपी की नहीं आया था दीपक जी। लेकिन जैसे जैसे थर्ड फेज और फोर्थ फेज की पोलिंग के करीब हम पहुंचे, तो हमने देखा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, खुद अमित शाह हो या फिर दूसरे लोग, उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिससे साफ तौर पर दर्शा रहा था कि पोलराइजेशन जरूर इसमें नजर आएगा। और वो हमें निश्चित तौर पर, हम प्रतापगढ़ उसके बाद गए या फिर दूसरे इलाकों में गए, वहां हमको वो नजर भी आया। तो ये कुछ चीजें थी जो खासतौर पर कह सकते हैं कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी इन चीजों को करने की, और ये बहुत सोचे समझे तरीके से किया। क्योंकि वेस्टर्न यूपी की बात हम जब करते हैं, तब हमें ये दिखा कि खासतौर पर वेस्टर्न यूपी में ये गढ़ था पिछली विधानसभा का, बीएसपी का, सबसे ज्यादा बीएसपी को सीटें मिली थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं हमें बीएसपी इस मामले में पीछे नजर आई, क्योंकि जब भी ये कंट्रोवर्सी होती थी या फिर ये बात बयानबाजी होती थी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी सामने नजर आते थे। तो कहीं ना कहीं बीएसपी इस पूरे कह सकते हैं इन कमेंट्स में या फिर ध्रुवीकरण करने कहीं ना कहीं पीछे नजर आई। ठीक है, संजय हमारे साथ जुड़ गए, वेस्टर्न यूपी का हाल बताया। संजय कई इलाकों में चले, खासतौर पर बनारस में हो रहे। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज की तारीख में उन पार्टियों के अंदर क्या माहौल है? क्या बीजेपी बहुत टेंस है या रिलैक्स्ड है, उसको लगा हुआ है कि हम तो जीतने ही वाले? मुझे लगता है संजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रितु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी तक हमको बीएसपी का व्यू सुनने को नहीं मिला, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने कहा हमको मेजोरिटी मिलेगी, बीजेपी कह रही है कि हमको 270 के आसपास सीटें मिलेंगी, आपका क्या आकलन है? आप भी जीत का दावा करती है? बिल्कुल जीत का दावा करती हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है। और इन्होंने जिस तरह के आपने देखा, भाजपा ने जिस तरह के बयानबाजी करे, तो शायद लगता है लोगों को, मतलब इनकी मानसिकता का तो पता चल ही गया है कि ये किस तरह की मानसिकता का है। और ये आगे जो वाकई राजीव जी ने कहा, जो तड़ी पार बंदा होता है उसकी सोच भी वही होती है। तो अमित शाह जी की जो सोच है वो ऐसा दर्शाती है। तो ऐसे लोग देश को चला सकते हैं? तो ऐसे लोग देश के लिए कितने हार्मफुल हैं। ठीक है, आपको ये लगता है, लेकिन मैं संजीव मिश्रा जी के पास चलूंगा। संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव मिश्रा जी को इस फ्रेम के अंदर लाया जाए। संजीव मिश्रा जी, कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती थी अखिलेश यादव की। तो क्या वाकई कांग्रेस से गठबंधन करना अखिलेश यादव की एक बहुत बड़ी गलती थी? मुझे लगता है कि इस वक्त शायद हम संजीव मिश्रा जी से अपना संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संजय शर्मा के पास एक बार फिर चलते हैं। संजय शर्मा, इस वक्त बीजेपी दफ्तर के अंदर क्या माहौल है? खुशी है या थोड़ा अफसोस है या फिर टेंशन है? मुझे लगता है कि फिर से हम संजय से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। एक क्विक कमेंट हम लेते हैं हमारे मित्र अग्निहोत्री जी से। अग्निहोत्री जी, आपको क्या लगता है विनोद जी की ये जो जितने भी मुद्दे उठे, जीत के दावे तो हर करेंगे एग्जिट पोल से पहले, सिर्फ 20 मिनट का वक्त बचा हुआ है, 20 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि यहां पर एक हंग आने वाली है या आपको लगता है कि जो भी पार्टी जीतेगी वो क्लियर मेजोरिटी के साथ जीतेगी? देखिए, हम लोग ब्रेक में जब बात कर रहे थे, प्रमोद जी से बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश में चूंकि त्रिकोणा मुकाबला है, अगर बिहार की तरह बिल्कुल बाइपोलर मुकाबला होता तो हम बता देते क्लियर कट वर्डिक्ट आने वाला है। लेकिन चूंकि ट्रायंगुलर फाइट है, इस ट्रायंगुलर फाइट में, इस त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों पक्ष जो है मजबूती से डटे हुए हैं। अगर आप रैलियों को देखें तो जहां नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में भीड़ थी, तो वहीं अखिलेश यादव की रैलियों और रोड शो में बहुत भारी भीड़ थी, वहीं मायावती जी की रैलियों में भीड़ दिखाई पड़ती थी। तो एक तो वो पैमाना तीनों का बराबर है। अगर आप कास्ट इक्वेशन देखें तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश सवर्णों के और अति पिछड़ों के और गैर जाटो दलितों के पोलराइजेशन पे थी, वहीं बसपा की कोशिश मुसलमानों और पूरे दलितों के पोलराइजेशन पे थी, और गठबंधन की कोशिश मुसलमान, यादव और ओबीसी और साथ में सवर्णों का एक बड़ा सेक्शन लेने की कोशिश थी। तो तीनों के खेमों में कहीं कोई कमजोरी दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए कई बार लगता है कि संभवतः त्रिशंकु विधानसभा हो, लेकिन ये हो सकता है कि कोई एक कॉम्बिनेशन
बहुमत के काफी करीब तक पहुंच सकता है, काफी करीब तक। अनुज जी आपका? दीपक जी, जिसको मैं हंग विधानसभा नहीं कहूंगा, उसको मैं निहंग विधानसभा कहूंगा। निहंग कहेंगे और ये कहेंगे वर्केबल मेजोरिटी कोई भी पा सकता है, वर्केबल मेजोरिटी। मैं तो आज के संसद भवन में, क्योंकि बजट सत्र का पहला दिन था, दूसरे हिस्से का, पहली बार प्रचार करने के बाद नेता लोग पहली बार पहुंचे, तो सांसदों से समझने की कोशिश कर रहा था केंद्रीय कक्ष में कि क्या उनको लग रहा है। बीजेपी के एक दो बड़े नेताओं को भले ही छोड़ दीजिए, लेकिन आमतौर पर सभी दलों के सांसदों का मानना था कि हंग असेंबली बनने जा रही है। वो सभी कंफ्यूज हैं और एक किसी अन्य से बात करें तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं मगर आज के रिजल्ट आज जो आएगा और फिर जो 11 तारीख को आएगा फाइनल रिजल्ट, उसमें मणिपुर और गोवा पर अपना ध्यान केंद्रित रख रहा हूं, केवल इसलिए क्योंकि इतिहास जल्दी ही रचा जा सकता है। यदि बीजेपी उन दोनों राज्यों को जीत जाती है तो राज्यसभा में पहली बार जुलाई के अंत में आकर के बीजेपी कांग्रेस के बराबर 58 सीटों पर पहुंच जाएगी। देश के इतिहास में राज्यसभा में पहले कभी भी कोई कांग्रेस की बराबरी नहीं कर पाया अभी। ठीक है, बहुत अद्भुत पॉइंट बताया आपने, क्योंकि इक्वेशंस बनेंगे। चुनाव का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की भूमिका भी रची जानी है, जुलाई में वो भी होना है, तो इन विधानसभा चुनाव के परिणाम सीधे सीधे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव को भी इफेक्ट करेंगे। हम ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद 15 मिनट में हम आपको पूरे नतीजे बताएंगे, सबसे सटीक एग्जिट पोल बताएंगे। लेकिन अभी हम चलेंगे पंजाब की बात करने। अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शहनवाज हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज। अमित, क्या प्रिडिक्शन है आपका? क्या आपकी सरकार बनने जा रही है वहां पर या नहीं? ट्रायंगुलर मुकाबला है और हमने मोहाली से लेकर अमृतसर, अमृतसर से फिरोजपुर, फिरोजपुर से बठिंडा, बठिंडा से फिर पूरा पटियाला तक जो है सफर तय किया। सब लोगों से मिले, सब बात की। काफी कड़ा मुकाबला। जब आप पार्टी ने यहां दस्तक दी थी तो काफी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन पार्टी फटती रही और सीटें जो है वो घटती रही। अभी भी अगर बात करें तो कांग्रेस ने काफी मजबूती जो है वो हासिल की है। कांग्रेस काफी मजबूती वाली स्थिति में है। आम आदमी पार्टी के भी जो है कॉन्फिडेंट है लोग, काफी ज्यादा स्थिति मजबूत है। अकाली और बीजेपी से अगर बात करें तो अकाली ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बीजेपी के लोग संशय में है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं विपिन परमार, उनसे भी बात करेंगे। विपिन, किस तरह का लग रहा है? देखिए दीपक जी, जिस तरह से पूरे पंजाब में इस बार एक अलग तरह का पंजाब हमने देखा, और जिस तरह से हमारी रिपोर्टर जो हमारे संवाददाता है उन्होंने भी जो इनपुट्स दी हैं, उसमें साफ है कि जो एक मुकाबला रहा करता था, इस बार रीजन पॉलिटिक्स देखने को मिली। माझा, मालवा, दोआबा। मालवा जो है उसमें 69 सीटें हैं और 69 सीटें हैं वही डिसाइडिंग सीट्स रहेंगी। और कांग्रेस जो कि एक समय यह था कि हाशिए पर लग रही थी जब आम आदमी पार्टी पीक पर थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के लंबी जाने के बाद एक तब्दीली आई और आज ये स्थिति है कि कांग्रेस जो जनता पंजाब की है उसमें एक हेट्रेड का जो है वो देखने को मिला था अकाली भाजपा के खिलाफ। ऐसे में कांग्रेस जो है एक ऑल्टरनेटिव लोगों के लिए बनकर उभरी। अब देखना यही होगा कि 11 तारीख को नतीजे आएंगे तो किस तरह से, क्योंकि बदलाव की बात लोगों के द्वारा की गई थी, अब वो बदलाव किसके पक्ष में जाएगा ये तो 11 तारीख को साफ होगा। बिल्कुल सही विपिन ने एक बात कही, और एक चीज क्लियर है इस बार, डेटा और डेरा ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसकी तरफ इनका झुकाव होगा वही पार्टी जो है बहुमत से जो है वो सरकार बनाएगी। ट्रायंगुलर मुकाबला है, अगर बात होता तो शायद बहुत पते की बात आपने बोली, डाटा और डेरा, इसका बहुत असर होने वाला है इन चुनाव में, क्योंकि मालवा में डेरा बहुत असर करता है और डेरा ने इस बार अकाली बीजेपी की बात कही थी। मैं डेरा सच्चा सौदा की बात कर रहा हूं, लेकिन सीधे चलता हूं मैं इस वक्त अलका के पास। अलका, क्या आप पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं, और अगर सरकार बनाई तो क्या अरविंद केजरीवाल वहां मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, इस बात पे तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी दिल्ली के बाद दूसरी सरकार बिल्कुल बनाने जा रही है। बिकॉज बीजेपी अकाली का जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10 सालों में रहा, कांग्रेस उसे तोड़ने में बिल्कुल नाकामयाब रही। इसलिए रहा कि अकाली को लगातार 10 साल तक 2 बार वहां पर मौका कांग्रेस के होते हुए मिला। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे कि आपने खुद इस बात को माना कि आपके रिपोर्टर जो है अलग तरह का माहौल, उन्होंने कहा कि इस बार बिल्कुल अलग तरह का माहौल था। अलग तरह का किसने किया? भाजपा, कांग्रेस, अकाली तो पहले से ही थे। अलग माहौल आम आदमी की वजह से बना, और वो आम आदमी जो बहुत समय से एक ईमानदार विकल्प की तलाश में था, जिसने अकालियों को, भाजपा को तो बाहर हर बार करना चाहा पिछले 2 टर्म में, लेकिन कांग्रेस उनका विकल्प नहीं बन पाया, क्योंकि कांग्रेस की इससे पहले जो 10 साल पहले सरकार थी उन्होंने उन्हें बहुत निराश किया। उसके बाद 10 साल अगर अकाली बीजेपी की सरकार पंजाब में थी तो 10 साल दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की खुद की सरकार थी। अगर पंजाब की अकाली कांग्रेस ने, अकाली और पंजाब में अकाली और बीजेपी कुछ नहीं कर पाई 10 सालों में, तो उन्हीं 10 सालों में
में जो है दिल्ली की केंद्र की सरकार भी कांग्रेस की पंजाब के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाई। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार में पूरे देश में अगर 4 लोकसभा आई आम आदमी की, तो वो पंजाब में आई, तो वो कहीं ना कहीं एक आईना था और वो आईना पूरी तस्वीर बनकर जो है पंजाब में अपनी सरकार बताते हुए दिखेगा। केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक जो चुनकर आएंगे, बैठकर अपना नेता खुद चुनेंगे। इसके लिए मैं यहां से कोई कमेंट नहीं करूंगी, पर यह हक पंजाब के लोगों का है कि पंजाब के लोग अपना विधायक चुने और जिसे विधायक चुनकर बहुमत देंगे वो विधायक अपना नेता भी चुन लेंगे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अलका ने पंजाब की बात साफ की, हमारे रिपोर्टरों ने पंजाब की बात साफ की, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में अभी से बिखराव दिख रहा है। पार्टी के बड़े नेता रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि उनको लगता है कि अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन कर बहुत बड़ी गलती की है। तो क्या 5:30 बजे हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को हारते हुए देखेंगे? देखते हैं सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा ने क्या कहा। एक 105 सीटों में तय होने के बाद 19 जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। अब मैं जहां से चुनाव लड़ा हूं, मैं वहां विधायक था, मैं प्रदेश सरकार का मंत्री था और 2012 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को 23 वोटों से चुनाव हराने का काम किया था। मेरे खिलाफ ही कांग्रेस पार्टी ने आखिर दम तक चुनाव लड़ाया, चुनाव के आखिर तक चुनाव लड़ाया और वो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कहता रहा कि हम प्रत्याशी हैं गठबंधन के, जबकि कांग्रेस पार्टी का इस क्षेत्र में कहीं कोई वजूद नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नुकसान करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी के लड़ने से भारतीय जनता पार्टी का लाभ हुआ, हम लोगों का नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हुआ है, मैं समझता हूं कि सरकार जो है वो बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी इससे भी अधिक बहुमत था, उससे अधिक बहुमत के साथ प्रदेश सरकार में अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या यह रविदास मेहरोत्रा का पर्सनल दर्द था या समाजवादी पार्टी का वाकई में असली दर्द? ब्रेक में हम जाएं, ब्रेक के बाद आंकड़े बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि यह भी खबर आ रही है हमारे पास, अभी पुष्ट नहीं है, कि आजम खान ने यह कहा है कि मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता को अखिलेश के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ चुनाव खत्म होने से पहले कुछ नहीं बोलना था। तो क्या अखिलेश अगर हारते हैं तो समाजवादी पार्टी के अंदर एक नया टकराव शुरू होगा? इस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन ब्रेक के बाद एग्जिट पोल के सबसे सटीक